तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपके अपने परिवार पाठशाला नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार, आपका अपना मित्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में कल हमने आदर्शवाद को देखा था, आइडियलिज्म, और आज देखेंगे प्राकृतिकवाद। ठीक है दोस्तों, हमारा आदर्शवाद खत्म हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में प्राकृतिकवाद। ठीक, तो प्राकृतिकवाद में क्या होता है नेचुरलिज्म में देखेंगे प्राकृतिकवाद क्या है। जैसे हमने आदर्शवाद को देखा और समझा अच्छे से, तो दोस्तों आपको जैसे इस तरह सुनने से और देखने से कंठस्थ हो जाता है पूरी तरह बात। कोई चीज़ नहीं समझ में आई रहती है क्लास या किसी चीज़ में पढ़ने में तो इस तरह से बातों को कंठस्थ हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं यही चाहूँगा या कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों से जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दोस्त हमारे नहीं जिनके तक नहीं पहुंच पा रहा है शेयर कर दीजिए। और आप लोग वीडियो को कम से कम एक बार तो ज़रूर चलाएं। और दोस्तों ये तो फ़ायदेमंद की बात है ही है, अपनी अपनी सोच की बात होती है। तो ठीक है चलते हैं अपने काम पे प्रति ध्यान देना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। कौन क्या करता है आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्राकृतिकवाद, ठीक है। तो प्राकृतिकवाद को आज हम समझेंगे अच्छी तरह से क्या है प्राकृतिकवाद। तो जैसे इसमें लिखा गया है प्राकृतिकवाद को भौतिकवाद और पदार्थवाद की संज्ञा दी जाती है। तो भौतिकवाद अथवा या तो पदार्थवाद की संज्ञा दी जाती है प्राकृतिकवाद को। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि जो प्राकृतिकवाद है ना, प्राकृतिकवाद भौतिक जगत को मतलब कि भौतिक जगत के अनुसार चलता है। मतलब इनकी चीज़ों को जो भौतिक जगत में है वो प्राकृतिकवाद उनको सत्य मानता है। अर्थात जो भी पृथ्वी पे ये संसार में जो भी चीज़ें हैं वो उनको क्या मानता है, प्राकृतिकवाद उनको सत्य मानता है। ठीक, और जबकि इसी के विपरीत अगर मैं कह सकूं, जो आदर्शवाद है वो इन चीज़ों को असत्य मानता है, सत्य वो आध्यात्मिक को मानता है। तो दोस्तों इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आदर्शवाद प्राकृतिकवाद के विपरीत है। जो उसका कहना है ये इस विपरीत है। ठीक है, तो इन दोनों में यही। तो हम लोग दोस्तों नोट्स के माध्यम से देखते हैं। थोड़ा नोट्स में दोस्तों शॉर्ट होता है और थोड़ा से चीज़ें आसान भाषा में लिखी हुई होती हैं। किताब की कुछ कुछ शब्द जो हैं ताकि आपको परेशान ना कर सकें, इसीलिए हम नोट्स के चलेंगे दोस्तों। तो नोट्स से आसान भाषा है और थोड़ा समझ में भी जल्दी आएगा। ठीक है देखिए दोस्तों, प्राकृतिकवाद नेचुरलिज्म, इसमें देखा जाए कि कैसे हम लोग समझेंगे एक एक चीज़ों को। चलिए हमारे साथ चलते हैं, आइए हमारे साथ चलिए कि कैसे क्या किसे कहते हैं प्राकृतिकवाद, और अर्थ और परिभाषा सब कुछ जानेंगे एक एक करके। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों पूरा देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, और आप कमेंट जरूर किया कि सही है गलत, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं प्राकृतिकवाद। दोस्तों देखा जाए प्राकृतिकवाद का मतलब दोस्तों अनुभव, जो आपने यहाँ पे अनुभव प्राप्त किया। प्राकृतिकवाद प्राकृतिक पश्चात दर्शन की आदर्शवादी विचारधारा है। ठीक, आदर्शवादी विचारधारा है के विपरीत वह विचारधारा है। दोस्तों देखा जाए, हमने बताया था ना, जो प्राकृतिकवाद है वो आदर्शवादी विचारधारा के एकदम प्रतिकूल है, जो प्राकृतिक को ही पूर्व शक्तिमान मानती है। मतलब जितने भी चीज़ें हम प्रकृति में देखते हैं, जितने भी चीज़ें प्रकृति में होती है, इसी को हम लोग प्राकृतिकवाद कहते हैं। मतलब जिसमें प्रकृति की बात हो
उसे हम लोग प्राकृतिक वाद कहते हैं। समझ में आई बात? और जिसमें आदर्शों की बात, आध्यात्मिक जगत की बात हो, उसे हम लोग आदर्श कहते हैं, आदर्शवाद कहते हैं। ठीक है ना? प्राकृतिकवाद का मतलब दोस्तों समझ में आया, जिसमें प्राकृतिक की बात हो उसे हम लोग प्राकृतिकवाद कहते हैं। जो प्राकृतिक को ही पूर्ण शक्तिमान मानती है। ठीक है ना? प्राकृतिक को ही पूर्ण शक्तिमान मानती है कि प्राकृतिक ही क्या है, सर्वशक्तिमान है, प्राकृतिक पे पूरी तरह से बल दिया गया है। उनका मानना है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही पैदा होती है। प्राकृतिकवादी जो हैं उनका मानना है कि प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक से ही पैदा होती और उसमें विलीन हो जाती है। यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रखती है। प्राकृतिकवाद, देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि प्राकृतिकवाद जो है या प्राकृतिकवादी जो हैं वो किसको मानते हैं? वो प्राकृतिक भौतिक जगत को मानते हैं। ठीक है ना? वो भौतिक जगत को मानते हैं जो भी यहाँ पे पृथ्वी पर बना है, रचा हुआ, लेकिन वो ईश्वर की बनाई हुई चीज या ईश्वर की सत्ता या आत्मा की अमरता को विश्वास नहीं करते हैं या उसको नहीं मानते हैं, और इसलिए आदर्शवादी विचारधारा के विरोधी विचारधारा मानी जाती है प्राकृतिकवाद। दोस्तों, अर्थ और परिभाषा भी समझ लेते हैं इस तरीके कि अर्थ और परिभाषा क्या होगी। दोस्तों, अगर देखा जाए यहाँ पे अर्थ और परिभाषा में प्राकृतिकवाद पश्चात दर्शन की एक ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक को मूल तत्व मानती है। ठीक है? दर्शन की एक ऐसी विचारधारा जो प्राकृतिक को मूल तत्व मानती। तो दोस्तों, जो प्राकृतिक को मूल तत्व मानती है, इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता और कारण मानती है। ब्रह्मांड का कर्ता और कारक मानती है, मतलब प्रकृति के जो मूल तत्व मानती है, और इसी को ब्रह्मांड का कर्ता और कारण मानती है। दोस्तों, अगर राइटिंग ना समझ में आए या लिखावट ना समझ में आए तो हम उसको मुंह से बोल रहे हैं, तो आप लोग सुनिएगा। प्राकृतिक का इस प्रकार का अर्थ प्रदान करने का श्रेय रूसो को है। जो रूसो ने प्राकृतिक के बारे में बहुत ही अच्छा बताया था, मतलब प्राकृतिक की ओर लौटो, इसे रूसो ने कहा था। आगे चल के आपको मिलेगा। प्राकृतिक का तात्पर्य है दोस्तों बनावट के ठीक विपरीत। सामान्य रूप से प्राकृतिक का अभिप्राय उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक विकसित होती है। ठीक है ना? मतलब जो स्वाभाविक विकसित होती है और जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके हाथ में मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता है, उसके स्वभाव में स्वयं स्वाभाविक विकसित हो जाता है। मतलब जिससे पृथ्वी, आकाश, पहाड़, समुद्र, नदियां, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वनस्पति और जीव जंतु आदि लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक संसार का मूल तत्व है। ये सब दोस्तों प्राकृतिक के द्वारा ही बने हुए हैं। ठीक है ना? ये सब प्राकृतिक ने बनाया है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है, सीधा सीधा कहना है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या कहना है दोस्तों? अगर इसी के संबंध अगर देखा जाए तो इसी का संबंध में, इसी के तात्पर्य से डॉक्टर जेम्स वार्ड जो थे, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर जेम्स वार्ड जो थे, इनके अनुसार अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिकवाद वह सिद्धांत है जो प्राकृतिक को ईश्वर से पृथक करता है। प्राकृतिकवाद वह सिद्धांत है जो प्राकृतिक को ईश्वर से क्या करता है? पृथक करता है। ठीक है ना? प्राकृतिक को ईश्वर से पृथक करता है। प्राकृतिकवाद जो दोस्तों है वो ईश्वर से एकदम अलग, वो अपना एक अलग रास्ता बनाना, अपना एक अलग रास्ते पे चलता है, ईश्वर पे वो विश्वास नहीं करता है। आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। जो आत्मा है उसको पदार्थ के अपने बनाई गई चीजों के अधीन कर देता है और अपवर्तनशील नियमों सर्वोत्तम मानता है। अपवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानता है ये। ठीक है? थॉमस और लैंग के अनुसार, थॉमस और लैंग क्या कहते हैं इस विषय में? प्राकृतिकवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है
कि अंतिम पदार्थ भौतिक है और आध्यात्मिक नहीं है। इसने बोला है कि अंतिम सत्ता जो है वो पदार्थ का भौतिक है, मतलब पदार्थ भौतिक है और आध्यात्मिक नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि इसने आध्यात्मिक जगत को सत्य नहीं माना है, इसने भौतिक जगत को सत्य माना है, प्राकृतिकवाद। ठीक, रूसो ने बोला कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो का मतलब दोस्तों ये है कि आजकल जो समाज में चल रहा है वो प्रकृति को इतना गंदा कर दिया है, मतलब इतना असहाय बना दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि वो प्रकृति की एकदम से, प्राकृतिक के लिए एकदम से शर्मसार वाली बात हो गई। तो दोस्तों क्या होता है, प्राकृतिकवाद के आगे देखेंगे कि मूल सिद्धांत, इसमें बोला गया आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व। चेतन मतलब दोस्तों चेतना जागृत करना, मतलब किसी चीज की कोई चीज मतलब जागृत करना। इस प्रकार से प्राकृतिकवादियों का मानना है दोस्तों, इसमें लिखा गया है प्राकृतिकवादियों का मानना है कि आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, न कि आध्यात्मिक जगत का कोई तत्व है। ठीक है, आध्यात्मिक जगत का कोई तत्व नहीं है। इनका विचार है कि प्राकृतिक पदार्थ पर परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। इनका क्या विचार है, प्राकृतिक के पदार्थ पर परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। जो प्राकृतिक के जो पदार्थ है दोस्तों, इनका विचार है कि वो परमाणुओं के संयोग से बनते हैं और परमाणुओं में क्रियाशीलता होती है। मतलब जो परमाणु हैं वो काफी क्रियाशील होते हैं, क्रिया करते रहते हैं, और इसी परमाणुओं में क्रियाशीलता होती है, इसलिए जिसके कारण ही जड़ में जीव और जीव में चेतन का विकास होता है। जैसे जड़ में जीव होता है और जीव में क्या होती है, चेतना, उसका विकास होता है। जबकि आदर्शवादी इसी चेतना तत्व को आत्मा की संज्ञा देते हैं। इसी चेतना को दोस्तों, इसी जागृत करने की आत्मा की संज्ञा देते हैं। इस वाद की मान्यता है कि पदार्थ जन्म चेतन तत्व आत्मा शरीर के नष्ट हो जाने पर, अगर देखा जाए तो आत्मा शरीर के नष्ट हो जाने पर यह भी नष्ट हो जाती है। अगर देखा जाए तो आत्मा जो है शरीर के नष्ट हो जाने पर आपको क्या करता है, जो उसका जन्य चेतन जो है वो भी नष्ट हो ही जाता है। तो प्राकृतिक जीवन की उत्तम जीवन है। देखा जाए इसको आगे तो दोस्तों प्राकृतिक जीवन ही उत्तम जीवन है। ये उनका मानना होता है प्राकृतिकवादियों का कि प्राकृतिक जीवन ही उत्तम जीवन है। प्राकृतिकवाद की मानता है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में पढ़कर मानव प्रकृति से दूर हो गया है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में मतलब हमने जो सभ्यता सीखी है और जो संस्कृति के विकास में हमने पढ़कर मानव प्रकृति से दूर हो गया है। उनका मानना है कि मानव जो है प्राकृतिक से दूर होता जा रहा है और जिसके फलस्वरूप आज वह दुखी है। मतलब हम मानव के दुखी होने का जो कारण बताया है इन्होंने प्राकृतिक से दूरी बनाए रखने का ये कारण बताया है कि प्रकृति से दूर हो गया है, इसीलिए आज मानव क्या है, एकदम से दुखी है। अतः यदि दुखों से निजात पाना है तो प्राकृतिक का अनुसरण करें। ठीक है ना, अगर दुखों से निजात पाना प्राकृतिक का अनुसरण करें और प्रकृति की ओर लौटें तथा प्राकृतिक जीवन यापन करें। प्राकृतिक जीवन ही यापन करें। आगे दोस्तों देखते हैं, मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन यापन करना। अगर मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो सुखपूर्वक जीवन यापन करना, इसका मतलब दोस्तों प्राकृतिकवादी भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते हैं। जो प्राकृतिकवादी होते हैं वो भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब हमने बताया ना कि मतलब भौतिकवादी मतलब जो भौतिक संसार में जो भी चीजें हैं भौतिक तरीके से जीव जगत, ठीक, तो इस सब चीजों को भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते थे। उनका मानना था कि इस जगत से परे कोई भी आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। मतलब
इस जगत में जो है कोई भी ऐसी आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। मतलब अगर आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना है या आध्यात्मिक जगत प्राप्त करना है तो आपको दूसरे जगत में जाना होगा। इसका मतलब ये है प्रत्येक प्राणी इस मौलिक जगत में जाने के लिए संघर्ष करता है। मतलब प्रत्येक प्राणी जो इस भौतिक जगत में जाने के लिए संघर्ष करता है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और संघर्ष करता भी है। भौतिक जगत में जाने के लिए जीने के लिए संघर्ष करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मतलब भौतिकवादी हैं या यहाँ पे जो कर लिया जाए मतलब कि भौतिकवाद जो भी संसार में जो भी आया है उसको जिंदगी जीने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर सुरक्षित रहता है। मतलब अपने आप जैसे कि परिस्थितियों के अनुकूल, जैसे किसी के पास यदि दुख है तो वो उसमें अपने आप को ढाल लेता है तो उसके अनुकूल परिस्थितियों को बना के रख देता है। जैसे कि अनुकूल परिस्थितियां प्राकृतिक में कोई भी परिस्थिति जैसे सूखा, बाढ़, किसी भी तरीके का कुछ भी आपदा आती है तो मनुष्य अपने आप को अपने उसी के अनुसार ढाल लेता है। ठीक, ठंडी गर्मी सुरक्षित रखता है। इस वाद के अंतर्गत सुख भोग का अभिप्राय आत्मा रक्षा और ज्ञानेंद्रियों की संतुष्टि है। मतलब इस वाद के अंतर्गत क्या होता है, सुख जो भोग है का अभिप्राय है, जो हम लोग भोग ना मतलब भोग यहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जो व्यतीत कर रहे हैं आत्म रक्षा और इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं हम लोग। इसका मानना यह है कि जो हम लोग यहाँ पे जो भी चीज कर रहे हैं, ठीक है ना, इस भौतिकवाद में वो अपने आत्म रक्षा और इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं कि हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाए। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों, मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है। तो प्राकृतिकवाद की धारणा है कि मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस संदर्भ में जैसे कि अगर देखा जाए कि इस संदर्भ में जैव वैज्ञानिक की मानता है कि मनुष्य का विकास निम्न प्राणियों से उच्च प्राणियों के रूप में हुआ है। निम्न प्राणियों से उच्च प्राणियों के रूप में हुआ है। ये शक्तियां बाह्य वातावरण से उत्तेजना प्राप्त करके मनुष्य का व्यवहार निश्चित करती हैं। बाह्य वातावरण से उत्तेजना मतलब कि जो बाह्य शक्तियां हैं वो वातावरण से प्राप्त करके उत्तेजना प्राप्त करके मनुष्य का व्यवहार निश्चित कर देती हैं कि मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, ये निश्चित कर देती हैं। अतः मनुष्य के विकास में किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों का योगदान नहीं देती हैं। मनुष्य का जो विकास है, जैसे दिमागी विकास, किसी भी तरीके का मनुष्य का जो विकास है उसके किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों का योगदान नहीं देती हैं। मतलब ये आध्यात्मिक शक्तियों को नहीं मानती हैं या ना उनका अनुसरण करती हैं। सीधी सी बात है। इसमें उनकी धारणा है कि मानव विकास एक प्राकृतिक व स्वाभाविक क्रिया है। जो मानव का विकास हो रहा है दोस्तों धीरे धीरे, मतलब वो प्राकृतिक और स्वाभाविक की देन है और वो एक स्वाभाविक क्रिया है। मतलब जो अपने आप, ठीक है ना, अपने भाव के अनुसार जो वातावरण पर निर्भर करता है। मतलब कि जैसा वातावरण होगा वैसे मानव सीख लेता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। शिक्षा में प्राकृतिकवाद, अगर देखा जाए दोस्तों शिक्षा में प्राकृतिकवाद किस प्रकार है तो हम इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिक्षा में प्राकृतिकवाद है, ये भी इंपॉर्टेंट, विद्यालय में प्राकृतिकवाद, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक को ही सत्य मानता है। प्राकृतिक को ही सत्य, जो प्राकृतिकवाद है प्राकृतिक को ही सत्य मानता है। मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो भौतिक जगत है प्राकृतिकवाद इसी को सत्य मानता है। इससे परे कुछ भी नहीं, केवल भौतिक जगत सत्य है। मतलब इससे परे और कुछ भी नहीं है, केवल भौतिक जगत ही सत्य है। इतना दोस्तों याद रखिए कि प्राकृतिकवादियों के अनुसार जो भौतिक जगत है वही सत्य है और बाकी सब असत्य है। और मानव को कृत्रिम जीवन से हटाकर स्वाभाविक जीवन की ओर ले जाना है। मतलब जो ये मानता है कि मानव को कृत्रिम जीवन से हटा के, मतलब मानव ने जितनी भी चीजें बनाई है, आजकल मानव अपने तरीके से रहता है। आजकल हम लोग कृत्रिम वस्तुओं को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक को, मतलब प्रकृति से हम लोग दूर जा रहे हैं।
तो आजकल कृत्रिम वस्तुओं का ज़्यादा सेवन करते हैं हम लोग, मानव की बनाई गई हर चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसी से इसका ये मानना है कि मानव को कृत्रिम जीवन से हटा करके जिससे मानव एकदम कृत्रिम जीवन पर आश्रित हो सके। दोस्तों अगर हम उदाहरण के लिए बता दें, जैसे कि प्राकृतिक वाद में पहले क्या होता था कि हम लोग जैसे कि कह लिया जाए कि जैसे हवा ववा हम लोग लेते थे, तो उसमें क्या होता था कि जैसे कि एकदम स्वाभाविक बात है कि हम लोग प्राकृतिक का जो अनुकूलित वातावरण, स्वच्छ वातावरण होता है, उसमें हम लोग आराम से चैन की ज़िंदगी से रहते हैं। लेकिन अब क्या है, मानव को कृत्रिम जीवन से हटाकर, मतलब मानव जो है अपने आप को कृत्रिम जीवन में इतना व्यस्त कर लिया है कि वो प्राकृतिक से दूर होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि तमाम तरह की मशीनें, तमाम तरह का उपकरण, तमाम तरह के यंत्र ऐसे तो उनको प्रकृति की आवश्यकता नहीं है। मतलब मानव इस तरह से प्राकृतिकवाद से दूर होता जा रहा है। प्राकृतिकवाद का मूल मंत्र है, समझ में आई बात, मतलब अपने कृत्रिम जीवन से हटा करके उसको स्वाभाविक जीवन की ओर ले जाना प्राकृतिकवाद का उसका मूल मंत्र है। शिक्षक में प्राकृतिकवाद का सबसे महत्वपूर्ण है, अगर देखा जाए शिक्षक में प्राकृतिकवाद सबसे महत्वपूर्ण है सूत्र, जैसे कि कम्युनियस ने प्रदान किया है। ठीक है, ये सूत्र जो कम्युनियस ने प्रदान किया है। दोस्तों आगे देखें, प्राकृतिक का अनुसरण करो, प्राकृतिक का अनुसरण करो। इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त दार्शनिक रूसों ने कहा है कि प्राकृतिक की ओर लौट चलो। ठीक है, जो रूसो दार्शनिक थे दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आप मतलब जो हमारे जो प्राकृतिकवादी हैं वो प्राकृतिक मतलब जो भी इंसान है वो सब प्रकृति की ओर लौटें। दार्शनिक रूसों ने ऐसा कहा है, का नारा बुलंद किया, मतलब प्राकृतिक की ओर लौटो का नारा बुलंद किया। प्राकृतिकवाद शिक्षा के क्षेत्र में प्राकृतिक शब्द का प्रयोग दो अर्थों में, जैसे कि भौतिक और बालक की प्रकृति। तो दोस्तों इन दोनों को यहाँ पे प्राकृतिक, भौतिक प्राकृतिक का मतलब दोस्तों ये है कि बाह्य प्रकृति, बाह्य प्राकृतिक, और बालक प्राकृतिक का मतलब ये है आंतरिक प्रकृति। तो दोस्तों ये था, इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। तो आप लोग थोड़ा से मैं कुछ और दोस्तों इसमें मैं कुछ प्राकृतिक शिक्षा की विशेषताएं देख लेता हूं। तो विशेषताएं किस प्रकार से रहेंगी प्राकृतिक शिक्षा की, जैसे कि प्राकृतिक की ओर लौटो। प्राकृतिकवाद शिक्षा की मुख्य विशेषता यह है कि बालक के शिक्षा प्रबंधन शहर के कृत्रिम वातावरण से दूर ले जाकर प्रकृति के मनोरम प्रांगण में रखते हुए उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने का निश्चय किया जाता है। मतलब ये है कि प्राकृतिक शिक्षा के मुख्य विशेषता कि बालक शिक्षण का प्रबंध शहर के कृत्रिम वातावरण से दूर ले जाकर, मतलब कहने का मतलब आज हर आदमी क्या कर रहा है कि बालक को जैसे कि प्राकृतिक से दूर ऐसे कर रहा है कि अनुकूलित वातावरण, जैसे स्वच्छ होना चाहिए हर चीज़, पेड़ पौधे या इस तरह के मतलब खुले जगत में पढ़ाना चाहिए या उस तरह खुले विचारधारी का होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, एकदम से अनुकूलित मतलब प्रतिकूलित वातावरण, एकदम से प्रदूषित वातावरण में ले जाना चाहता है। तो प्रदूषित वातावरण मतलब दोस्तों प्रकृति से कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, अनुसार शिक्षित करने का निश्चय। रूसों के अनुसार प्रकृति के निर्माता हाथों में सभी वस्तुएं अच्छी रूप से मिलती हैं, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वे सब दूषित हो जाती हैं। मतलब कहने का मतलब है प्रकृति से निर्माता जो देते हैं हमको एकदम स्वच्छ अच्छे रूप में देते हैं, लेकिन क्या हुआ कि जब मानव के संपर्क में आती है दोस्तों, उसको मानव अपने स्वार्थ के लिए एकदम नाशवान बना देता, एकदम बेकार बना देता है। वो किसी चीज़ की मतलब किसी चीज़ के लिए नहीं रह जाती हैं, तो उसको खराब कर डालता है मानव जो है। फिर उसके बाद देखिए पुस्तक ज्ञान का विरोध, अगर देखा जाए तो पुस्तक ज्ञान दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि आजकल जो प्राकृतिक है इतना प्रदूषित हो गया है दोस्तों, मानव ने इसको इस प्रकार से प्रदूषित कर दिया है कि प्राकृतिक भी शर्मा रही है इस बात पे और मानव को शर्म नहीं आती। मतलब पुस्तकी ज्ञान का विरोध दोस्तों, पुस्तकी ज्ञान का विरोध मतलब प्रचलित शिक्षा में बालक क्या करता था, ग्रीक लैटिन भाषाओं की पुस्तकों को बलपूर्वक रटाकर ज्ञानी बनाने का प्रयास किया जाता था। प्रचलित शिक्षा में क्या था, पहले जो शिक्षा प्रचलित थी उसमें क्या था, बालक को ग्रीक लैटिन भाषाओं की पुस्तकों को बलपूर्वक रटाकर और ज्ञानी बनाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन प्राकृतिकवाद ने इस पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया।
प्रकृतिवाद इस पुस्तकीय ज्ञान को नहीं मानता है। बालक के जीवन की क्रियाशील रूप से प्रभावित करके स्वाभाविक विकास पर बल देता है। वो स्वाभाविक विकास पर बल देता है। प्राकृतिकवादी प्रोग्रेसिव प्राकृतिक शिक्षा बालक को एक गत्यात्मक प्रणाली मानती है जिसका विकास निरंतर होता रहता है। इस विकास की चार भिन्न जैसे शैशव, बाल्य, किशोर, प्रौढ़। दोस्तों इन सबको देखते हैं, ये है बालक की अवस्थाओं का क्रम। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देख लेते हैं निषेधात्मक शिक्षा, इसमें जो है जे.एस. राज के अनुसार है। और आगे देखते हैं दोस्तों 4-5 पॉइंट बहुत है। बालक की प्रधानता, प्राकृतिकवादियों का मत है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षक बालक के लिए है। मतलब प्राकृतिकवादियों क्या कहते हैं, प्राकृतिकवादी कि बालक जो है शिक्षा के लिए नहीं है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। अतः उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक अपनी जन्मजात शक्तियों और रुचियों अभिरुचियों का इच्छा के अनुसार विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर बिना किसी सहायता स्वयं विकसित रहे, और स्वयं ही विकसित करता है, इसे कहते हैं स्वाभाविक। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग शिक्षा के उद्देश्य को हम लोग देख चुके हैं। शिक्षा में प्राकृतिकवाद या शिक्षा के उद्देश्य हम लोग देख चुके हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं आई होप कि दोस्तों आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसी तरीके प्राकृतिकवाद को पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करें। और आपके कमेंट और लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे दोस्तों क्या होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है। अगर देखते हैं तो क्या पढ़ाया गया है क्लास में, क्या नहीं पढ़ाया गया है, इस तरह से रिवाइज हो जाता है सारा कुछ। तो दोस्तों इसी तरह से आप लगे रहें और हमारे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो दोस्तों चलिए आज का इसी तरह आज की वीडियो का अंत करते हैं और अगले वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है इसी तरह मिलेंगे। और दोस्तों जल्द ही हम दूसरी पुस्तक का भी बुक लेके आएंगे, मतलब ये जो दूसरी पुस्तक है मनोवैज्ञानिक, तो उसमें भी हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।